नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। वक्त हो गया है शहर शहर खबर खबर का। यूपी को आज 3300 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का तोहफा मिलने जा रहा है। 3300 करोड़ से अधिक के निवेश से 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIM रोड पर लोकार्पण किया जाएगा। इसमें अलीगढ़ से कानपुर खंड के नवीगंज से मित्र सेनपुर तक 4 लेन का चौड़ीकरण शामिल है। इसके अलावा लखनऊ सीतापुर खंड के मड़ियाव IIM क्रॉसिंग पर 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर शामिल है। इनमें राष्ट्रीय राजमार्ग 34 अलीगढ़ कानपुर राजमार्ग के नवीगंज में मित्र सेनपुर 71 किलोमीटर 4 लेन चौड़ीकरण जो 3260 करोड़ की लागत से बनी है। देने जा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आज सीतापुर लखनऊ एलिवेटेड कॉरिडोर का भी उद्घाटन किया जाएगा। 3300 करोड़ के प्रोजेक्ट का आज सौगात मिलने जा रहा है। ये बड़ी खबर है। बता दें कि आज सीतापुर लखनऊ एलिवेटेड कॉरिडोर खुलेगा। 3300 करोड़ से अधिक के निवेश से 2 राष्ट्रीय राज्य मार्ग परियोजनाओं का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIM रोड पर लोकार्पण किया जाएगा। इनमें अलीगढ़ से कानपुर खंड के नवीगंज से मित्र सेनपुर तक 4 लेन का चौड़ीकरण शामिल है। इसके अलावा लखनऊ सीतापुर खंड के मड़ियाव IIM क्रॉसिंग पर 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर शामिल है। इनमें राष्ट्रीय राजमार्ग 34 अलीगढ़ कानपुर राजमार्ग के नवीगंज से मित्र सेनपुर 71 किलोमीटर 4 लेन चौड़ीकरण है जो 3260 करोड़ की लागत से बनी हुई है। तो बता दें कि आज लखनऊ की जनता को ये बड़ी सौगात मिलने जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ में है, जहां आज वो जनता को तमाम बड़ी सौगात देंगे। आज सीतापुर लखनऊ एलिवेटेड कॉरिडोर खुलेगा। 3300 करोड़ के प्रोजेक्ट का लोकार्पण भी किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये बड़ी सौगात देंगे। बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIM रोड पर लोकार्पण किया जाएगा। इनमें अलीगढ़ से कानपुर खंड के नवीगंज से मित्र सेनपुर तक 4 लेन का चौड़ीकरण शामिल है। इसके अलावा लखनऊ सीतापुर खंड के मड़ियाव IIM क्रॉसिंग पर 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर शामिल है। इनमें राष्ट्रीय राजमार्ग 34 अलीगढ़ कानपुर राजमार्ग के नवीगंज से मित्र सेनपुर 71 किलोमीटर 4 लेन चौड़ीकरण है। और इस खबर पर एक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवांशु हमसे जुड़ चुके हैं। विवांशु, देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय लखनऊ दौरे पर हैं और आज जनता को तमाम बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। क्या कुछ सौगात मिल सकती है आज लखनऊ की जनता को? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि लखनऊ के सांसद और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने 3 दिवसीय दौरे को लेकर अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ आए हुए हैं। आज दौरे का दूसरा दिन है। बात की जाए तो आज 3300 करोड़ की महत्वपूर्ण परियोजनाओं को कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ को आज सौंपेंगे। अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के तहत आज सीतापुर से मड़ियाव IIM क्रॉसिंग पर 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर का शुभारंभ कर रहे हैं। अगर बात की जाए तो ये कहीं ना कहीं सड़क अलीगंज से कानपुर और नवीनगंज से होते हुए 4 लेन चौड़ीकरण की ये सड़क का आज लोकार्पण करेंगे। इस मौके पर अगर बात की जाए तो इसको कहीं ना कहीं शुभारंभ देश के अगर देखा जाए तो रोडवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी मौजूद होंगे आज शुभारंभ के दौरान। साथ ही साथ रक्षा मंत्री की भी मौजूदगी होगी। वहीं अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी CM आज कार्यक्रम में मौजूद होंगे। 4 बजे महर्षि यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें अगर बात की जाए तो 4075 करोड़ की 164 विकास परियोजनाओं को कहीं ना कहीं लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो देश के गृह मंत्री और माफ करिएगा देश के रक्षा मंत्री का संसदीय क्षेत्र है राजनाथ सिंह, कहीं ना कहीं देखा जाए तो लखनऊ आते जाते रहते अपने संसदीय क्षेत्र में कल जहां ओपन जिम की शुभारंभ किए, उसी क्रम में आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो 2019 के चुनाव में कहीं ना कहीं लोक संकल्प पत्र में जो तमाम वादे किए गए थे उसको धरातल पे उतारने के लिए लगातार सरकार प्रयासरत है। उसी क्रम में आपको बता दें कि आज अहम परियोजनाओं का कहीं ना कहीं शिलान्यास से निश्चित तौर से लखनऊ वासियों के लिए राहत मिलेगी, क्योंकि बात करें तो IIM रोड से सीतापुर का जो कहीं ना कहीं सड़क था जो कहीं ना कहीं कानपुर भी जाती थी, उस पर लंबे अरसे से जाम की समस्या देखने को मिलती थी और इस समस्या से निजात दिलाने को लेकर लखनऊ के सांसद कई मर्तबा यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ ही साथ क्षेत्रीय विधायकों के साथ बैठक कर चुके हैं और आज कहीं ना कहीं शिलान्यास कर रहे हैं, जिससे लखनऊ का ये क्षेत्र कहीं ना कहीं जाम मुक्त होगा और तमाम जो अगर देखा जाए तो कमर्शियल गाड़ी है, साथ ही साथ जो तमाम गंतव्य जगहों के लिए तमाम यात्री निकलते हैं उनके यातायात के लिए सुगम बनाने के लिए आज ये कहीं ना कहीं एक बेहतर कदम उठाया जा रहा है और कम समय में वो अपने गंतव्य स्टेशन पर पहुंच सकेंगे आज के इस सड़क के शुभारंभ के बाद से। जी विवांशु, जैसा कि अभी आपने बताया कि बड़ी सौगात मिलने जा रही है जनता को, तो इस कार्यक्रम में और कौन कौन लोग शामिल होने जा रहे हैं? जी अगर बात की जाए तो देश के सड़क मंत्री यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ ही साथ दोनों डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और तमाम क्षेत्रीय विधायक मौजूद रहेंगे। अगर बात की जाए तो BKT के विधायक योगेश भी मौजूद रहेंगे। वहीं अगर बात की जाए तो लखनऊ उत्तरी के विधायक नीरज वोरा भी मौजूद रहेंगे। साथ ही लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल भी आज के कार्यक्रम में मौजूद होंगी। आज ये तमाम नेता कहीं ना कहीं आज इस विकास की जो एक गाथा लखनऊ में लिखी जाएगी उसके साक्षी बनने के उद्देश्य से मंच पर मौजूद रहेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस सड़क के इनॉग्रेशन के बाद जो तमाम यात्री हैं जिनका कहीं ना कहीं आशा अपेक्षा था कि जो कानपुर से को जोड़ने वाली सड़क है वो बेहतर बन जाए, जिससे कम समय में जो जाम की समस्या थी उससे निजात मिले और कम समय पे अपने गंतव्य जगहों पर पहुंच सके। जी धन्यवाद विवांशु, हमसे जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए। समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे चुके दारा सिंह चौहान आज बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष उन्हें बीजेपी से औपचारिक रूप से शामिल करेंगे। 2 दिन पहले ही दारा सिंह चौहान ने अमित शाह से मुलाकात की थी, जिसके बाद घोसी से विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। माना जा रहा है कि योगी मंत्रिमंडल के पहले विस्तार में दारा सिंह चौहान कैबिनेट मंत्री की शपथ ले सकते हैं। साथ ही दोबारा खाली हुई घोसी विधानसभा से चुनाव भी लड़ सकते हैं। इसी मंत्रिमंडल विस्तार में ओम प्रकाश राजभर भी बतौर कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। हालांकि कहा जा रहा है कि बीजेपी ने दोनों पूर्वांचल के बड़े पिछड़े चेहरे को 2024 के लिहाज से अपने साथ शामिल कराया है ताकि पूर्वांचल में पिछड़े वर्गों को साधा जा सके, लेकिन दारा सिंह चौहान को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवांशु से जुड़ चुके हैं। विवांशु, देखिए, समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देकर आज दारा सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि 20 महीनों के सफर के बाद समाजवादी पार्टी में दारा सिंह चौहान एक बार फिर कहीं ना कहीं अपनी घर वापसी करते हुए आज नजर आएंगे। 12 बजे अभी कुछ ही समय के अंदर दारा सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंचेंगे, जहां बात की जाए तो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की अगुवाई में कहीं ना कहीं फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। साथ ही माना जा रहा है कि घोसी से आज कहीं ना कहीं अपने विधानसभा की सदस्यता को आज विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना को आज इस्तीफा कहीं ना कहीं सौंपा है। उन्होंने 11 बजे इस्तीफा सौंपने पहुंचे थे विधानसभा आज दारा सिंह। उनके साथ में अगर बात की जाए तो बीजेपी के
प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख कहीं ना कहीं मौजूद रहे। दोनों नेता कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में से हैं और इनके द्वारा कहीं ना कहीं आज दारा सिंह को एक बार फिर घर वापसी कराया जाएगा और उनका स्वागत के साथ पार्टी में कहीं ना कहीं अहम जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। अगर बात की जाए तो 2024 के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी का दारा सिंह का पार्टी में वापस आना एक काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि बात करें तो पूर्वांचल के गाजीपुर, मऊ और घोसी क्षेत्र में कहीं ना कहीं दारा सिंह का एक राजनीतिक जमीन मजबूत है और इसके कहीं ना कहीं फायदे आने वाले समय लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिल सकते हैं। बात की जाए तो 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान दारा सिंह कहीं ना कहीं सरकार पर SC ST और साथ ही साथ OBC समाज की अपेक्षा का आरोप लगाते हुए अपना इस्तीफा दिया था और आज एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हुए नजर आएंगे दारा सिंह। जी विवांशु, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफ ओपी राजभर को और दूसरी तरफ दारा सिंह को अपनी पार्टी में शामिल किया है, तो कहा जा रहा है बीजेपी ने दोनों पूर्वांचल के बड़े पिछड़े चेहरों को 2024 के लिहाज से अपने साथ शामिल किया है, तो इससे क्या लगता है कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को पूर्वांचल में मिल सकता है? जी निश्चित तौर से आपने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो गाजीपुर क्षेत्र में काफी नुकसान देखने को मिला था। अगर बात की जाए तो 2017 के विधानसभा चुनाव के नतीजों से अगर तुलना करें तो भारतीय जनता पार्टी के ग्राफ में कहीं ना कहीं घटोतरी देखी गई थी, यानी कि माइनस देखा गया था। उसके ठीक बाद से लगातार बीजेपी अपने जो माइनस था उसको प्लस में करने के लिए, यानी कि जो कहीं ना कहीं कमियां रह गई थी विधानसभा चुनाव में, उसको दुरुस्त करने के लगातार कई तरह से फॉर्मूलों को अपना रही थी। उसी क्रम में अगर बात की जाए तो कल जहूराबाद से विधायक और सुबसपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को NDA में शामिल किया गया। उसके ठीक बाद अगर बात की जाए तो आज भारतीय जनता पार्टी में दारा सिंह चौहान की वापसी के बाद से कहीं ना कहीं पूर्वांचल के खास तौर पे देखा जाए तो बलिया, बनारस, चंदौली, मिर्जापुर और जो आसपास के गाजीपुर, मऊ के क्षेत्र है वहां पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिल सकती है। क्योंकि बात करें तो जब समाजवादी पार्टी के साथ सुबसपा गठबंधन में मिलकर चुनाव लड़ी थी तो आजमगढ़ समेत 5 जिलों में समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं क्लीन स्वीप की थी। तो इसका आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसमें निश्चित तौर से नेताओं के भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आने से निश्चित तौर से चुनावी नतीजों में कहीं ना कहीं परिणाम देखने को मिलेगा। जी धन्यवाद भी हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लोकसभा चुनाव को लेकर शहमात का खेल शुरू हो चुका है। सभी सियासी दल राजनीतिक ताना बाना बुनने में जुट चुके हैं। सत्ता पक्ष जीत की हैट्रिक लगाने के लिए बेताब है तो दूसरी ओर विपक्षी दल विपक्षी एकजुटता को जोड़ने में जुट गए हैं। 8 जुलाई को पहले से ही तय विपक्षी दलों की बेंगलोर में बैठक के बाद अब सत्ताधारी बीजेपी ने भी दिल्ली के अशोक होटल में NDA घटक दलों की बैठक बुला ली है। बैठक में उन सभी दलों को निमंत्रित किया गया है जो फिलहाल बीजेपी के साथ खड़े हैं, लेकिन मिली जानकारी के मुताबिक कुछ ऐसे दलों को भी इस बैठक में बुलाया जा रहा है जो पहले कभी NDA का हिस्सा रहे हैं। 18 जुलाई को NDA बैठक में शामिल होने वाले दलों की सूची में 20 पार्टियां शामिल हैं। बैठक में महाराष्ट्र की शिवसेना शिंदे गुट, NCP अजीत पवार ग्रुप, बिहार के LJP के दोनों धड़े जीतन राम मांझी की हम पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की RLJD, यूपी से अपना दल सोनेलाल, संजय निषाद की पार्टी, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुबसपा जैसे दल NDA के घोषित सहयोगी पार्टियां शामिल होंगी। विपक्ष मोदी सरकार को आगामी लोकसभा चुनाव में मात देने के लिए चक्रव्यूह तैयार कर रहा है। वहीं आज सियासी जमावड़ा बेंगलुरु में होगा, जहां 17 और 18 जुलाई को होने जा रही बैठक में विपक्ष शक्ति प्रदर्शन करेगा। इसके अलावा महंगाई, बेरोजगारी समेत कई मुद्दों के साथ बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने की रणनीति बनाई जाएगी। इस बैठक में 26 विपक्षी दल शामिल होंगे। कांग्रेस ने सपा रालौत की बैठक के लिए न्योता भेजा है, साथ ही अपना दल कमेरावादी पार्टी को भी न्योता भेजा है, जहां अखिलेश के साथ सपा नेता रामगोपाल यादव मौजूद रहेंगे। अपना दल कमेरावादी पार्टी से कृष्णा पटेल शामिल होंगी। इसके अलावा राजेंद्र चौधरी और राम अचल राजभर भी शामिल होंगे।
बता दें कि 2024 के चुनाव को देखते हुए जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार तैयारियों में जुटी हुई है, जहां अब एनडीए भी बड़ी बैठक करने जा रहे हैं, वहीं विपक्षी दल की आज दूसरी बड़ी बैठक होने जा रही है जिसमें तमाम दल शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को कैसे 2024 के चुनाव में रोका जाए, कैसे रणनीति बनाई जाए, इस महा बैठक में मंथन किया जाएगा। सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुसीबतें कम होते नहीं दिख रही हैं। पुलिस विधायक की हिस्ट्री सीट खोलने की तैयारी में है। दरअसल पुलिस ने इरफान से शस्त्र निरस्तीकरण के लिए जो रिपोर्ट डीएम को भेजी थी उसमें विधायक के खिलाफ 18 दर्ज मुकदमों का जिक्र किया गया, जबकि पूर्व में विधायक के खिलाफ सिर्फ 14 मामले ही दर्ज बताए जा रहे थे। सपा विधायक की राइफल का लाइसेंस पिछले दिनों डीएम कोर्ट ने निलंबित कर दिया था। इस कार्रवाई के पिछले एक बड़ा कारण सपा विधायक का आपराधिक इतिहास है। पूर्व में यही बताया गया था कि आगजनी कांड से पहले विधायक के खिलाफ 6 और उसके बाद 8 मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन जेसीपी की ओर से विधायक के खिलाफ जो रिपोर्ट भेजी गई उसमें मुकदमों की संख्या 14 नहीं 18 बताई गई। बता दें इरफान सोलंकी की लगातार मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। इरफान सोलंकी की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। मुकदमों की संख्या 14 नहीं 18 की बात सामने आ रही है। हिस्ट्री शीट खोलने की तैयारी में पुलिस लगातार जुटी हुई है। इरफान सोलंकी पर 18 मुकदमे दर्ज हैं। लगातार इरफान सोलंकी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हिस्ट्री शीट खोलने में पुलिस लगातार जुटी हुई है, जिसकी तैयारियां भी पुलिस के द्वारा कर ली गई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनिल हमसे जुड़ चुके हैं। अनिल, देखिए इरफान सोलंकी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। अब जिस तरह से बात सामने आ रही है कि उनका 14 मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन अब 18 मुकदमे की बात सामने आ रही है, क्या कुछ पूरा मामला? जी, बिल्कुल मैं बता दूँ कि जो लगातार इरफान सोलंकी की मुसीबतें इस कदर बढ़ती चली जा रही हैं, कहीं न कहीं इरफान सोलंकी चारों तरफ से इस टाइम घिरते नज़र आ रहे हैं। बता दूँ कि अभी कुछ दिनों पहले ही कानपुर कमिश्नर पुलिस के माध्यम से डीएम को इरफान सोलंकी के लाइसेंस के जो असलहे का लाइसेंस था, उसके निरस्तीकरण के लिए एक आवेदन दिया गया था, जिसमें उसमें 18 मुकदमों का ज़िक्र किया गया है। लेकिन कहीं न कहीं जो पहले बातें सामने आ रही थी, वो ये था कि इरफान सोलंकी के ऊपर कुल 14 मुकदमे हैं। 18 मुकदमों के चलते कहीं न कहीं इरफान सोलंकी की जो हिस्ट्री सीट है उसको खोलने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा बता दूँ कि इरफान सोलंकी पे जो पहला मुकदमा लिखा गया था सन 2008 में उन्नाव से लिखा गया था, जिसमें जान से मारने एवं बलवा समेत करीबन 8 ऐसे गंभीर मुकदमे दर्ज थे। और लगातार इरफान सोलंकी का बताया जाता है कि जो आगजनी का कानपुर में कांड हुआ था, आगजनी कांड के बाद इरफान सोलंकी के ऊपर 8 मुकदमे लगाए गए हैं। लेकिन अगर कुल मुकदमे देखे जाएँ कि आगजनी कांड से पहले 6 मुकदमे और उसके बाद जो खबर आ रही थी कि 8 मुकदमे हैं, लेकिन जो पुलिस ने डीएम को एक रिपोर्ट भेजी है, उस रिपोर्ट में कुल 18 मुकदमों की बात कही है। तो कहीं न कहीं इरफान सोलंकी की मुसीबत इस तरह की खुल जाएगी, क्योंकि इरफान सोलंकी की अब पुलिस हिस्ट्री सीट पूरा खोलने का प्लान कर रही है और देखने वाली बात हुई कि यार इरफान सोलंकी पे क्या बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। जी। तो अनिल, जिस तरह अब 18 मुकदमे की बात सामने आ रही है, आगे का क्या कुछ रुख हो सकता है? जी, बता दूँ कि कानपुर पुलिस ने पूरी तरीके से कमर कस ली है कि इरफान सोलंकी पे जो जितने भी मुकदमे थे, उस पे पूरी तरीके से फास्ट ट्रैक के तहत काम कर रही है। इसके अलावा बता दूँ कि इरफान सोलंकी जिस हिसाब से अभी महाराजगंज जेल में बंद है और उनके जो भाई हैं, वो कानपुर जेल में है। लगभग इनके 7 से 8 लोग थे, जो कि गैंगस्टर के मामले में अभी भी जेल में बंद हैं। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही इरफान सोलंकी को एक मुकदमे में बेल मिल चुकी है। इसके अलावा इरफान सोलंकी की जो वाइफ है, उस पे भी पुलिस ने शिकंजा कसना चालू कर दिया है, क्योंकि इरफान सोलंकी की वाइफ के ऊपर एक जांच की जा रही है, जिस जांच में कुछ दिनों पहले बताया जा रहा था कि एक विवादित बिल्डिंग थी, उसमें लगभग कुछ लोग पार्टनर थे और उसमें इरफान सोलंकी की वाइफ भी पार्टनर थी और जो पार्टनर थे, उस पार्टनरों को जो कानपुर में 3 जुलाई को दंगा हुआ था, उसमें नाम उनकी वाइफ का नाम जो पार्टनर है उस दंगे में नाम आया था। इसके अलावा बता दूं कि जो इरफान सोलंकी के भाई हैं, वो भी आगजनी के मामले में ही जेल में बंद हैं
और इनके चाचा के ऊपर भी एक मुकदमा दायर किया गया। लेकिन कहीं न कहीं जिस हिसाब से कानपुर पुलिस पूरी तैयारी में लगी हुई है कि किसी तरीके से इरफान सोलंकी के जितने भी मुकदमे पेंडिंग थे, उनको फास्ट ट्रैक ट्रायल पे कोर्ट में डाला जाए, ताकि इन मामलों में बड़ी कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा बता दूँ कि इरफान सोलंकी पे जो फास्ट ट्रैक में एक मामला चल रहा है, जो कि 6 महीने में उसका रिजल्ट आ जाएगा। अगर इरफान सोलंकी इसमें दोषी पाए जाते हैं, तो कहीं न कहीं इरफान सोलंकी की विदायगी भी जा सकती है। जी। जी धन्यवाद अनिल, हमसे जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए। आज सावन का दूसरा सोमवार है। देश भर में मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सावन के सारे सोमवार को भगवान शिव कुछ न कुछ प्रदान करते हैं। सावन का पहला सोमवार जहां जातकों को दुख से मुक्ति दिलाने वाला था, वहीं दूसरी ओर आज का सोमवार शिव भक्तों को बेहतर स्वास्थ्य और शक्ति देने वाला है। दिल्ली से लेकर बिहार तक, यूपी से लेकर एमपी तक सुबह से ही शिव भक्तों की भारी भीड़ मंदिरों के सामने देखी जा रही है। वहीं गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने रुद्राभिषेक किया और यूपी के सीएम ने भगवान शंकर की आराधना की है। दिल्ली से भोपाल जा रहा वंदे भारत ट्रेन में आग लगने की खबर है। जानकारी के अनुसार सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। सोमवार को सुबह रानी कमलपति स्टेशन से निजामुद्दीन के लिए रवाना हुई वंदे भारत की C14 बोगी में कुरवाई स्टेशन के पास बैटरी में आग लग गई। सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया है। आग बुझाने के लिए दमकल पहुंच गई है। आग की सूचना मिलते ही यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार कोच में कुल 36 यात्री सवार थे, जिन्हें सुबह 7 बजे कुरवाई कैथरोला से ट्रेन से नीचे उतारा गया। कोच में बैटरी में आग लगने से यह हादसा हुआ है। इंडियन रेलवे ने बताया कि कुरवाई कैथोरा स्टेशन के पास वंदे भारत एक्सप्रेस के एक कोच के बैटरी बॉक्स में आग लग गई थी। फायर ब्रिगेड घटनास्थल पर पहुंचकर आग को बुझा दिया है। बता दें, वंदे भारत ट्रेन में आग लगी है और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। खबर शहर में अभी के लिए इतना ही। आगे फिर आपसे होगी मुलाकात, तब तक ले बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।